नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम विद अशोक पर। आशा करते हैं कि आप लोग स्वस्थ होंगे और अपनी तैयारी को बहुत बढ़िया से कर रहे होंगे। और इसी तैयारी के क्रम में मैं आपके साथ एक और क्लास लेकर जुड़ रहा हूं, जो हमारी सीटेट की हमने जो जिम्मेदारी ली है PYQ कराने की। इसका जो मेन एम है, इससे क्या मिलेगा आपको, इससे ये मिलेगा कि एज इट इज़ क्वेश्चन आपको पेपर मिल जाएंगे, सारे PYQs हो जाएंगे। तो अगर इनको अच्छे से आप कंसेप्ट सीख लेते हैं, अगर आप कुछ नहीं भी पढ़ते हैं, इनको करके चले जाते हैं, तो ये मान लीजिए कि आपसे सारे क्वेश्चन बन जाएंगे। ये आप विश्वास मानिए कि सारे क्वेश्चन बनना तय हैं, लेकिन अगर आराम से इन क्वेश्चन को देख के जाते हैं तो, क्योंकि मैंने सारे क्वेश्चन यहाँ पे रखे हैं, ठीक है ना। उसके बाद हम मैराथन क्लास ले लेंगे, उसमें भी सब अच्छे अच्छे क्वेश्चन को रख लेंगे। आप हर क्वेश्चन देखना चाहते हैं तो हमारी पूरी सीरीज देख लीजिए। इसमें हमने ईयर वाइज 10-10 क्वेश्चन के स्लॉट में हमने क्लासेस बनाई हैं। बहुत बड़ी बड़ी क्लासेस नहीं बनाई हैं, छोटी छोटी क्लासेस बनाई हैं, जिससे कि आपको बोरियत ना हो। अगर आप, फिर से कह रहा हूं कि अगर आप पूरी क्लास देख के जाएंगे तो इससे बाहर कुछ आना नहीं है। यहाँ से कंसेप्ट तो ये एज इट इज रहेगा, इसी में से मिला के ही क्वेश्चन रहेगा, वैल्यू इधर उधर हो सकती है, ठीक है। तो शुरू करते हैं। और आज का सेशन जो है, उसको जो मेरा पहला क्वेश्चन है वो, किसी घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 194 मीटर स्क्वायर है। यदि इसकी लंबाई 8 मीटर तथा चौड़ाई 6 मीटर है तो इसका आयतन मीटर स्क्वायर में है। तो आपको पता है आयतन मीटर स्क्वायर में है। आयतन मीटर स्क्वायर में थोड़ी ना होगा, क्यूब में होगा बेटा। यहाँ पे क्या होगा, आयतन स्क्वायर नहीं, आयतन किस में होगा, क्यूब में होगा। तो पहले इसको मैं सही कर देता हूँ, इस बात को मेरे ध्यान से इस बात को समझो। ठीक है, चलिए। तो किसी घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल, मैं कहता हूं घनाभ है, ठीक है ना। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात करूं तो यहां पे कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात कह रहा है। तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का मतलब है कि उसकी कितनी, किसी घनाभ की कितनी सतह होंगी, 6। तो मुझे पता है कि घनाभ का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा, घनाभ का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल है ना, जिसे हम क्या कहते हैं, टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए क्यूबॉइड। क्या कहेंगे बेटा, टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूबॉइड इज इक्वल टू, क्या हो जाएगा, तो आप कहेंगे 2LB प्लस BH प्लस HL, ये होता है। अब आपको मैंने ये बात क्यों बताई, आपको पेपर में ये लिखना नहीं पड़ेगा, पहले से याद होना चाहिए, ठीक है। जहाँ पे यदि इसकी लंबाई 8 है और चौड़ाई 6 है, तो लंबाई कितना दिया है, 8 मीटर में दिया है, और चौड़ाई को 20 से कितना, 6 मीटर में दिया है, ठीक है। तो इसका आयतन बताइए क्या होगा। तो आयतन जो होता है LBH होता है। क्या होता है, LBH होता है। तो वॉल्यूम की बात करेंगे तो मुझे H पता नहीं है, तो मैं H निकाल लेता हूँ। तो मैं यहीं पे कहूँगा कि टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूबॉइड, मतलब कि घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल जो है वो कितना दे रखा, 194। इसका मतलब 2LB प्लस BH प्लस HL। मेरी बात ध्यान सुनिएगा, तो यहाँ पे मैं 194 लिखूँगा, आप कहेंगे यस सर कोई दिक्कत नहीं है। इधर आऊँगा तो मैं 2 लिखूँगा, और L इंटू बी 48 हो जाएगा। और यहाँ दोनों पे H नहीं है, L और B दिया है, ये L और B है, तो 8 6 14 H हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 14H हो जाएगा, ठीक है ना। तो मैं यहाँ से कह सकता हूँ, आराम से देखिए, तो 2 से कट करेंगे, 2 9 18 और 2 7 14, माइनस का कितना हो जाएगा, 48। तो ये 14H हो जाएगा। आप कहेंगे यस सर, ठीक। और 17 में से 8 गया तो कितना हो जाएगा, 9।
9 हो जाएगा। 8 में से 4 गया, 4 आ जाएगा, और ये 14H है। तो आप यहाँ से 7 दूनी 14, 7 सत्ते 49, तो H की जो वैल्यू आई फाइनल, आप कहेंगे सर 7/2 आ गई। ये बात समझिए मेरी, ठीक है ना। तो वैल्यूम क्या होता है, वैल्यूम ऑफ ए क्यूबॉइड, वैल्यूम को हम क्या लिखेंगे, LBH। आपके पास सब कुछ है, आपके पास L की वैल्यू कितनी है, 8 है, और B की वैल्यू 6 है, और H की वैल्यू 7/2 है। तो मैं यहाँ पे 4 से कट करूँगा इसको, तो मैं कहूँगा कि 6 तो 42, 42 में 84, 8 दूना 168, कितना हो गया 168। ऐसा भी कह सकते हैं 7 6 42, 2 चौको 8, आंसर वही होगा जिसका एंड डिजिट 8 होगा। क्या ये बात आपको समझ में आई कि नहीं आई? अगर आई है तो अब देखिए सवाल को आगे कैसे, अगर पेपर में आया होता तो हम कैसे करते, सॉरी पेपर में आएगा तो कैसे करेंगे, ये तो मैंने डिटेल में आपको समझा दिया। तो अगर वैल्यूम निकालने की बात करेगा तो आप कहेंगे सर LBH, इसका मतलब H आपको नहीं पता रहेगा। तो जब L आपको दिया रहेगा 8 और B दिया रहेगा 6 और H नहीं पता है, तो मैं कहता हूँ इंटीजर आया, जो कुछ भी होगा 8 गुणे 8 6 48, इसका मतलब वो 8 और 6 का मल्टीपल होगा। और 8 और 6, तो 8 और 6 के लिए लास्ट के 2 अंक, तो और 6 के लिए 2 और 3 दोनों से कटना चाहिए, तो 2 सारे कट रहे हैं, 3 से 6 2 8 1 9, ये कट रहा है, 8 से 14 1 15, 4 4 8, ये नहीं कट रहा है, 4 ये नहीं कट रहा है। उसके बाद हम 8 से भी देखेंगे, तो 8 1 कम 8, ध्यान दीजिएगा मेरी बात, 8 1 कम 8 4 46, 46 8 के पार्ट में कभी नहीं आता, 8 2 16, 8 1 कम 8। तो इसका मतलब है कि अगर आप चाहते तो पेन ना चलाते और डायरेक्ट यहीं से आप आंसर बना लेते। बात समझ में आई? तो हम डायरेक्ट ना सिखा के, नहीं तो आपको समझ में नहीं आएगा। मैं मानता हूँ कि आप सीटेट के स्टूडेंट हैं, आपका बेसिक उतना स्ट्रांग नहीं है, तो मैंने ये बता दिया। लेकिन फिर भी अगर आप उस मेथड को अप्लाई करेंगे तो आप ये मान लीजिए गारंटी है, आप सवाल ज़्यादा से ज़्यादा 5 से 10 सेकंड के अंदर सवाल को कर लेंगे। बात ठीक है, क्लियर है ना बात? अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं, नोट कर लीजिए। यदि किसी समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल 105 सेंटीमीटर, उसका शीर्ष लंब 7 है, इस समांतर भुजाओं में से एक भुजा दूसरी से 6 सेंटीमीटर अधिक लंबी है, तो लंबी भुजा की लंबाई क्या होगी? ठीक है, तो लंबी भुजा की लंबाई क्या होगी? लंबी भुजा की लंबाई, पहले मैं तो आपको ये बता दूं, ट्रेपेजियम होता क्या है कि एक क्वाड्रिलेटरल होता है ट्रेपेजियम, जिसकी 2 भुजाएं पैरेलल होती हैं लेकिन इक्वल नहीं होती हैं, और 2 कैसी होती, अनपैरेलल, मतलब कि असमांतर होती हैं। तो मैं ये कह सकता हूँ एक इधर जा रही है, एक इधर जा रही है, तो ये और ये कैसी है, समांतर है, ठीक है। और ये इनके बीच की दूरी है, तो वही कह रहा है कि समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल कितना दिया। चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है, अगर ये A है और ये B है, ठीक है, और ये H है, तो मैं कह सकता हूँ कि एरिया ऑफ अ ट्रेपेजियम, तो यहीं पे हम क्या लिखेंगे कि समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल, समलंब चतुर्भुज का जो क्षेत्रफल होगा उसे हम क्या कहेंगे, 1/2 समांतर भुजाओं का योगफल A + B × H। मेरी बात ध्यान से आप समझिएगा, फिर आप क्वेश्चन को बना पाएंगे। वो आपसे पूछा है तो लंबी भुजा की लंबाई क्या है, ठीक है ना। कह रहा है कि क्षेत्रफल 105 है और उसका शीर्ष लंब 7 सेंटीमीटर है। H कितना दिया, 7। यदि समांतर भुजाओं में से एक भुजा दूसरी से 6 सेंटीमीटर अधिक है, ये भी ध्यान दीजिए, एक भुजा दूसरी से 6 सेंटीमीटर अधिक है, तो मतलब कहने का ये है, ये कह क्या रहा है, इस बात को समझो। ये कह रहा है ये कह रहा है कि अगर ये x है तो ये वाली x + 6 है ना, है। तो बस मैं इस बात को भी यहीं पे अगर लिखना चाहूँ तो मैं ऐसे ही लिख दूँ, अभी लिख दूँ यहीं पे कि समांतर भुजाओं का योगफल, इसका मतलब x + x 2x + 6 2x + 6 इंटू उनके बीच की दूरी क्या है, 7 है। आपको पता 7 कटेगा नहीं, 7 कटेगा नहीं, ठीक है ना। तो मैं यहाँ से ये अभी तो मैं डायरेक्ट, क्योंकि यहाँ प्रोडक्ट है, बता नहीं सकता मैं आंसर कितना आएगा, ठीक है। तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 2 से 2 कट जाएगा, ठीक, 1/2 समांतर भुजाओं का योगफल इंटू उनके बीच की दूरी h, ठीक है। अब ये क्या होता है, यही है। तो आप वैल्यू रख दीजिए 105, क्या रखेंगे, 105 बराबर
1/2, ठीक है। और इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो मैं डायरेक्ट एक स्टेप पे लिख देता हूँ इस बात को यहीं पे कि ये आपका जो होगा ये सीधे सीधे सिर्फ x आएगा और ये जो होगा ये 3 हो जाएगा, लेकिन ये 7 अभी गुणा में है तो 7 15 सत्ते 105 हो जाएगा और ये 3 इधर आ जाएगा तो 15 में से 3 जाएगा, हाँ 15 में से 3 जाएगा तो कितना हो जाएगा 12, कितना हो जाएगा 12। आपसे पूछा क्या है तो लंबी भुजा की लंबाई क्या है, तो x की वैल्यू आपने 12 निकाल लिया और 12 6 कितना हो गया 18। इतना सटीक उसने दिया है, 12 भी दिया है 15 भी दिया है समथिंग दिया, तो कितना हो गया 18 हो गया। अब आप कहेंगे सर अगर इतना ना करूं, ऐसे तो कुछ ज़्यादा किया नहीं गया है, अगर इतना ना करूं तो सर मैं क्या कर सकता हूं। बेटा यहाँ पे बोर्ड पे ध्यान दो, ये आप कह सकते हैं कि 16 को लिखने का तरीका क्या है, क्या लिखो कि x प्लस मतलब कि 6, ध्यान देना, और 15 को आप क्या लिखो x प्लस 6, ठीक है ना, और 12 को क्या लिखो x प्लस 6 और 18 को क्या लिखो आप कहोगे x प्लस 6। क्लियर है बात कि नहीं? आपको ये पता है कि x की ऐसी वैल्यू होगी जो रखो तो यहाँ पे कितना आ जाए 15 होना चाहिए। आप आंसर कैसे मैच कराएंगे, तो आप कहेंगे कि सर अगर मैं यहाँ पे 9 ले लूँ, क्या लूँ 9 तो 6 मिलेगा, और यहाँ पे मैं 10 ले लूँ तो 6 मिलेगा, यहाँ पे मैं 6 ले लूँ तो 12 मिलेगा, यहाँ पे मैं 12 ले लूँ तो क्या मिलेगा 18 मिलेगा। लेकिन मेरी बात ध्यान से समझो कि आपको ये पता है कि जब अगर सपोज दैट कि ये चीज़ आप नहीं निकालते कि जो x की वैल्यू आपने निकाल लिया है 12 निकाला है, अगर इसको आप नहीं निकालते तो फिर क्या करते उस केस में। इसका मतलब मुझे ये पता था कि जो कुछ भी आएगा वो 2x प्लस 6, अरे भाई ये x है तो x प्लस 6 है, ठीक है ना, तो 2 का मल्टीपल में ये नहीं है लेकिन सारे थे, तो मतलब कहने का इस मेथड से भी हम ना बना पाते क्योंकि एक को छोड़ के सारे बन जा रहे थे, ठीक है ना। तो आप बात समझ में आई कि नहीं, फार्मूले से हम डायरेक्ट यहाँ पे इसको बना लेंगे। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। आधार की त्रिज्या 3 सेंटीमीटर वाले एक लंबवृत्तीय बेलन का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल 94.2 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो बेलन का आयतन सेंटीमीटर में बताइए। ठीक है कोई बात नहीं, तो अगर एक बेलन है आप कहेंगे सर कि ये बेलन है, ठीक है ना, बेलन का आयतन क्या होता है वॉल्यूम ऑफ ए सिलेंडर। तो वॉल्यूम की अगर हम बात करें तो होता क्या है कि आधार का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर और h होता है, ठीक है यही होता है। लेकिन आपको क्या दिया है वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्रपृष्ठीय का मतलब हुआ कि उसका जो टर्न वाला भाग होता है, जो मुड़ा हुआ भाग होता है, तो इसका मतलब है कर्व सरफेस एरिया ऑफ अ सिलेंडर इज इक्वल टू 2 पाई आर एच, और इसकी वैल्यू इसने दिया है कितना 94.2 इज इक्वल टू 2 पाई आर एच। एक चीज़ और दिया है, त्रिज्या दिया है, आर की वैल्यू दी है, लेकिन मुझे क्वेश्चन में पता है वैल्यूम चाहिए, अगर मुझे एच मिल जाए तो बात बन जाएगी। तो एच की वैल्यू यहीं से मैं लिख लेता हूँ, बाकी बाद में देखा जाएगा। तो 94.2 अपान कितना है 2 पाई आर, बताओ भाई है कि नहीं है। तो जब वैल्यूम की बात करेंगे हम तो पाई क्या है यहाँ पे पाई, अब मेरी बात ध्यान सुनना कि h की वैल्यू मैं उठा के रख दूंगा, पाई ये आर स्क्वायर है और h की वैल्यू मैंने क्या निकाला है 94.2 अपान 2 पाई आर। तो पाई से पाई कैंसिल और आर से आर कैंसिल, और 2 की बात करूंगा तो यहाँ पे कितना जाएगा 2 चौको 8 और 2 सत्ते 14 और 2 एकम 2, और आर की वैल्यू कितना है 3 है। तो मुझे इतना पता है कि 47.1 4 3 12 120 21 141.3 आएगा यूनिट डिजिट, यही आपका आंसर बन जाएगा। बताओ बनेगा कि नहीं बनेगा, आप कहेंगे यस सर। क्लियर है बात। यहां से भी आप देख सकते थे कि अगर कुछ भी अगर इसके आगे ना कहो तो यूनिट डिजिट मैच कर लो, 3 एकम 3 वही आंसर बनेगा जिसका यूनिट डिजिट 3 आएगा। क्लियर है बात। अगले सवाल की तरफ आते हैं। यदि 14, 12,
34 से 30 प्रत्येक में x जोड़ा जाए तो इस प्रकार इस क्रम में प्राप्त संख्याएं समानुपात में होती। समानुपात का मतलब क्या है, इस बात को पहले समझ लो फिर मैं समझाता हूँ। संख्याएं दी गई हैं 14, ठीक, 12, 34 और क्या है 30 है। अगर इन संख्याओं में कह रहा है कि अगर x जोड़ दिया जाए, x जोड़ दिया जाए सब में मैं x अगर जोड़ दूं, मेरी बात ध्यान से सुनना, तो किस में हो जाते हैं ये समानुपात में हो जाते हैं। मतलब कहने का है कि ये समानुपात में हो जाते हैं, ये उसने बताया है। और समानुपात का मतलब होता है इक्वल, और इस रेशियो का मतलब हो जाएगा कि 14 प्लस x अपान, अभी मैं इसको और दूसरे तरीके से बताऊंगा पेपर में आपको करने के लिए, ठीक है ना। पहले तो मैं आपको समझा दूं, क्योंकि मुझे लगता है कि अगर आपको बेसिक भी ना हो तब भी आपको मैं सिखा दूंगा मैथ, ऐसा मैं मान के चल रहा हूँ, ठीक है ना। तो आपको ये पता है बेटा कि जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 14 3 42 420 आ आएगा। और ये 30x और ये 14x, 30 14 कितना हो जाएगा 44x आ जाएगा। इधर आएंगे तो 12 चौक 48 के 8, 12 3 36, 4 40, 408 हो जाएगा। और ये 34x, 12x, 30 10 40 46x कितना हो जाएगा 46x। इधर आएंगे तो ये 12 हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा 2x। तो x की वैल्यू कितनी आ गई 6 आ गई, x की वैल्यू 6 आ गई। हमसे क्वेश्चन पूछा है कि मान क्या होगा, तो मैं कहता हूँ कि 12 गुणे 6 प्लस 9, ठीक, 12 छंग 72, 88 81, और 81 को हम क्या लिखेंगे 9 लिखेंगे। आप कहेंगे सर यस सर 9 लिखेंगे, ठीक। अगर ये आपके लिए करना कठिन है तो मैं तरीका बता देता हूँ कैसे किया जाए इसको। अगर 14, वो ये कह रहा है कि 14, देखिए ध्यान से आंसर हो गया है, 14 12 34 और 30। फिर से समझिए इस बात को कि अगर कह रहा है कि इसमें x जोड़ा जाए तो संख्याएं समानुपात में हो जाती हैं, ठीक है। तो मुझे इतना पता है कि इन दोनों को गुणा करो और इन दोनों गुणा को डिफरेंस लिख लो। 14 3 42 420, मेरी बात ध्यान सुनना, और 12 चौक 48 मतलब कि कितना 408 हो गया था ये। इनका डिफरेंस ले लो, ठीक, और 30 और 14 को क्या करो जोड़ो। 30 और 14 कितना हो जाएगा 44, 44 और x लगा दो, और 34 और 12 को क्या लिखोगे 46, तो यहाँ पे 46x लगा दो। इन दोनों को गुणा करो और इन दोनों को गुणा करो, उनका डिफरेंस ले लो। उसके बाद इन दोनों को जोड़ो और दोनों x के साथ, और इनका भी अंतर ले लो। क्या ले लो अंतर, 2x आएगा और यहाँ पे 12 हो जाएगा, तो 2 छंग 12, इसका मतलब x की वैल्यू 6 आ गई। तो पहले मैंने बेसिक समझा दिया, फिर आपको मैंने तरीके से बता दिया कि ऐसे भी क्वेश्चन को आप कर सकते हैं। बताओ भाई ठीक है ना। तो अगले सवाल की तरफ आते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताइए कि निम्न कथनों में से कौन सा सत्य है, कौन सा सत्य है कि भुजा वाले एक बहुभुज की 10 सममित रेखाएं होती हैं, ठीक है। उसने ये कहा कि 10 है, यहाँ पे देखो 10 लिखा है, 10 भुजा वाले एक पॉलीगन मतलब कि बहुभुज की 10 सममित रेखाएं होती, ये बात तो बिल्कुल सही है। एक वृत्त की कोई सममित रेखा नहीं होती है, ये गलत है, ठीक है। अब एक सही मिल गया है तो आगे आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, पेपर में ऐसा ही करना है। एक कोण की 2 सममित रेखाएं, अगर ऑप्शन में एक ही ऑप्शन करना है तो एक कोण की 2 सममित रेखाएं होती, ऐसा नहीं है, ठीक है। एक कोई एंगल है ये, ठीक है ना, तो कोई 2 सममित रेखाएं की बात कर रहा है कि 2 सममित रेखाएं होती हैं, तो ये गलत है। एक समखंडभुज रेगुलर पॉलीगन है ना, समखंडभुज की केवल 4 सममित रेखाएं होती, नहीं 6 बनेंगे। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा बेटा, फर्स्ट आंसर होगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। वो ये कह रहा है कि x का मान जो समीकरण 10x + 6 + 8x - 3 = 5 × 5x - 4 को सेटिस्फाई करेगा, आल्सो सेटिस्फाई द इक्वेशन। इसका मतलब x का कौन मान है, आपको ऑप्शन से यहाँ बताना बेटा। पहले आप यहाँ से x निकाल लो, यहाँ से, और जो x की वैल्यू आए इसी ऑप्शन में कहीं देख के रख दो। सेटिस्फाई कर रहा है LHS = RHS, तो हम कहेंगे यस वही है। तो मुझे पता है कि 10x और 8x कितना हो जाएगा, 10 8 18x। ऐसे ही किया जाएगा पेपर में, ठीक है ना, पूरा नहीं लिखना है। 18x
ठीक। और ये 25x, आप मेरी बात ध्यान सुनिएगा, इक्वल के इक्वल इधर लिख दो, ठीक। ये 10 छंग 60 और 8 त्रिक 24, और 60 और 24 कितना हो जाएगा, प्लस का 36 हो जाएगा। आप कहेंगे यस सर, कोई दिक्कत, कहेंगे नो सर, ठीक। इधर बात करेंगे तो माइनस का 20 हो जाएगा, 25x माइनस 20, तो ये पता है मुझे, इसका 18 ये कितना हो जाएगा, 7x हो जाएगा, बराबर 30 20 50 6 56, ये इधर आ जाएगा। तो x की वैल्यू कितना आ गई बेटा, 8 आ गई। अब x की वैल्यू कहाँ मैं रख दूँ कि जो LHS और इक्वल टू RHS हो जाए, तो 8 रखूँगा तो यहाँ पे 3 त्रिक का 9 और 2 16 1 17, ये नहीं बनेगा, ठीक है। यहाँ रखूँ 11 दूना 22 और 3 5 15 4 19, ये भी नहीं बनेगा। यहाँ 8 रखूँगा तो 3 5 15, 8 में 5 10 5 15, ये सही है, LHS इक्वल टू RHS हो रहा है। यहाँ रख के चेक कर लेता हूँ, 8 में से 3 गया तो 5 5 25 और 8 5 13, ये भी नहीं बनेगा। इसका मतलब है कि आपका ऑप्शन यहाँ पे आ गया। कैसे आया, मेरी बात ध्यान सुनिए। जैसे लिखा था कि 5x माइनस का 5 इज इक्वल टू 2x माइनस का 3 प्लस का 5, ठीक है। यहाँ से x की वैल्यू 8 ले लेंगे, तो 5 8 में से 5 गया तो कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ये हो गया 2, 8 में से 3 गया तो क्या हो जाएगा, 5 प्लस 5, तो बताइए 2 पंजे 10, 5 कितना हो गया, 15, और ये क्या हो गया, 15। तो यहाँ पे मिल गया ना हमें LHS इज इक्वल टू RHS। अगर हम ऑप्शन से पहले जाते तो फिर नहीं बना पाते। बात ठीक है, ठीक है ना। इतना लिखने की ज़रूरत नहीं होती, आप ये बहुत सारी चीज़ें मन में भी करने की ज़रूरत होती है। क्लियर है। अगले सवाल की तरफ आते हैं। वो कह रहा है कि 11x माइनस 16y प्लस 7a प्राप्त करने के लिए 5y माइनस 13a माइनस 8a में से क्या घटाना चाहिए। पेपर में ऐसा सवाल आता है, मैंने इसलिए इससे प्रीवियस क्वेश्चन है तो PYQ मुझे कराना पड़ेगा। से मतलब में से, तो मैं ये कहूँगा कि 5y माइनस का 13x माइनस 8a में से इसको घटा दूँ तो वही जो घटाया जाएगा वही आंसर आ जाएगा, प्राप्त हो जाएगा। इसका मतलब है कि x के नीचे x लिखो बेटा, माइनस का 16y, ठीक है ना। क्या करना है, ये प्राप्त होगा, क्या होगा, प्राप्त होगा, तो घटाया जाएगा। क्या किया जाएगा, अगर मैं थोड़ी देर के लिए ऐसे समझाऊं, अगर नहीं आ रहा है तो मैं कहता हूं कि इसमें से कह रहा है क्या घटा दूं, तो मैं कहता हूं x घटा दूं तो मुझे वो मिल जाएगा। समझाने के लिए आपको 11x माइनस 16y प्लस का 7a, अगर कोई डाउट है किसी बच्चे को तो। अब जब ये इधर आएगा, वो x इधर जाएगा तो वही x मुझे मिल जाएगा। तो यही चीज़ मैं यहाँ पे कर रहा था, तो मैं कहूँगा कि 11x मैं यहाँ पे लिखूँगा, और वो भी कैसे, माइनस का 11x हो जाएगा, घटाऊँगा, प्लस कितना हो जाएगा, 16y हो जाएगा, और माइनस का 7a आ जाएगा, ठीक है ना। यही चीज़ मैं आपको समझा रहा था, तो ये जो घटाऊँगा बस वही आंसर आ जाएगा, ठीक। ये लिख दिया मैंने। तो आप मुझे बताइए कि 16 और 5 कितना होता है, 21y होता है, ठीक है ना। और 11 13 कितना हो जाएगा, 24x हो जाएगा। तो एक ही ऑप्शन मुझे दिख रहा है, 21y और 24x और माइनस 15a है क्या। आप कहेंगे यस सर। बताओ भाई, कुछ सवाल में था क्या। जब पेपर में आए तो आपको घबराने की जरूरत नहीं, इसमें से क्या घटाएं। तो मैंने कहा x घटा दो इतने में से, बराबर ये मिल जाएगा। तो इसका मतलब है कि इसमें से ये घटाओ, जो आएगा वही आंसर हो जाएगा। क्लियर है ना। अगले सवाल की तरफ आते हैं। ये बोर्ड मार्क्स का सवाल होता है। इनको पहले, सबसे पहले देखो क्वेश्चन को कैसे करना होता है। पहले तो हमेशा ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, फिर जहाँ कहीं भी डिवीजन होगा उसको करेंगे, फिर मल्टीप्लिकेशन रहेगा उसको करेंगे, फिर एडिशन, फिर सब्ट्रैक्शन। तो ब्रैकेट आप चेक करिए कहाँ पे, ये है। तो माइनस 48 को 6 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा, माइनस का 8। और बेटा ये 4 है तो ऐसे रहेगा, ये प्लस अभी लगा दो, ये गुणे में है, ठीक है ना। यहाँ पे बात करूँगा, ये माइनस का 8 है, 7 से 21 प्लस में हो जाएगा, 21 में से 8 गया तो 13 7 20 21 13 हो जाएगा। वो भी 13 कैसा आएगा, प्लस का, और 13 तिया 39 और प्लस का कितना बनेगा, 39, प्लस का कितना आ जाएगा, 39 आएगा। और 4 माइनस 2 माइनस 2 तिया 6 प्लस का 6 आ जाएगा, ठीक है ना। तो आप कहेंगे 6 प्लस 39 और ये माइनस हो जाएगा, माइनस का
32। ठीक है, 7 39 और 7 6 13, मतलब इन दोनों का डिफरेंस 7 आएगा और 7 6 13 आ जाएगा। आप कहेंगे यस सर, आप कहेंगे यस सर। बताओ भाई, क्लियर है? कोई दिक्कत यहाँ पे किसी बच्चे को? कहेंगे नो सर। अगले क्वेश्चन की तरफ आए, और ऐसा क्वेश्चन एक फिक्स पैटर्न पे आता ही आता है, तो उसमें इसको भी आप देख लीजिए और यहाँ से सीख लीजिए कंसेप्ट कैसे करते हैं। जैसे लिखा है कि 44/49, ठीक, और मैंने क्या लिखा है कि 33/38 लिखा है। एक लिखा है 22/25, ठीक है, और 24/29 लिखा हुआ है। आप कहेंगे यस सर। तो आप देखिए कि ऊपर क्या है, कोई भिन्न लिखिए x/y, तो ऊपर क्या होता है अंश, और नीचे क्या होता है बेटा हर होता है। ये न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की बात अगर यहाँ पे करें तो अंश और हर में, तो इनके बीच का जो डिफरेंस है कितना है, तो सब जगह क्या है कि हर बड़ा है, अंश छोटा है। तो यहाँ पे न्यूमरेटर इज लेस देन डिनोमिनेटर। इसका मतलब ये जो सारी भिन्न है ना, ये प्रॉपर फ्रैक्शन में है। किस में है? कि प्रॉपर फ्रैक्शन में है। तो इसका रूल क्या कहता है? प्रॉपर फ्रैक्शन को उचित भिन्न कहते हैं। क्या कहते हैं? उचित भिन्न। ऐसे भिन्न जिनमें क्या हो, हर बड़ा हो अंश से, तो उचित भिन्न कहलाते हैं। तो इनके बीच का डिफरेंस 44/5, और ये इनके बीच का डिफरेंस 5, यहाँ पे 3 और यहाँ पे 5। ठीक है, बताओ भाई। तो मैं कहूँगा 5 5 5 3, इनका एलसीएम, इनको इक्वल कर लो सबको। और आप ऊपर वाले देखो तो 5 5 5 3 का एलसीएम 15 होगा। इसका मतलब 15 बनाने के लिए 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 3 चौक 12 के 2 और 3 चौक 12 1 13। इसका मतलब 3 यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 132 आ जाएगा। यहाँ भी 5 है तो 15 लाने के लिए 3 से मल्टीप्लाई, 33 क्या कितना हो जाएगा? 99 हो जाएगा। यहाँ 5 से करेंगे 22 पंचे कितना हो जाएगा? 110 हो जाएगा। और यहाँ पे क्या एकदम 100% एक्यूरेसी रहेगी। यहाँ 5 है 3 24 कितना हो जाएगा? 72 हो जाएगा। तो जो सबसे बड़ा वही जिसका नंबर सबसे बड़ा वो भिन्न सबसे बड़ी। तो नंबर 1 पे ये है, नंबर 2 पे ये है, और नंबर 3 पे ये है, और नंबर 4 पे ये है। तो करना कैसे? और वही घटते क्रम में लिखना है। तो 1 2 3, इसका मतलब है कि सबसे बाद में 24/29 रहेगा, और 24/29 एक ही जगह है। इसका मतलब सबसे पहले 44/49, फिर 22/25। इसका मतलब यही ऑप्शन आ गया। बताओ भाई आया कि नहीं है? मुझे नहीं लगता कि इसमें कुछ है। ये प्रॉपर फ्रैक्शन तरीका आप समझ गए कि नहीं समझ गए कि कैसे किया गया है? क्लियर है? अगले सवाल की तरफ आते हैं। अब इसका हमें क्या निकालना है? एलसीएम निकालना है, सॉरी क्या कह रहा है, एचसीएफ निकालो। तो एक नंबर दिए गए हैं, एक्स वाई जेड 3 नंबर हैं। तो मेरी बात ध्यान सुन लीजिए कि एक्स जो दिया है वो 2 का क्यूब, ये अभाज्य गुणनखंड के फॉर्म में ऑलरेडी दे दिया गया है। तो ये सवाल नहीं, ये तो मजाक कर दिया है, ठीक है ना। और यहाँ पे y की अगर हम बात करेंगे तो 2 का स्क्वायर इंटू 3 का क्यूब इंटू 5/4 इंटू 7 का क्यूब, ठीक है। और z की बात करेंगे तो 2/4 और 3/4, 5/2, 7/5। जब बेटा HCF निकालेंगे इनका, HCF ऑफ x, y, z का, तो जो कॉमन रहेगा उसकी पावर लोएस्ट होगी, वही लिखा जाता है। 2 यहाँ 2 यहाँ 2 यहाँ, लोएस्ट पावर क्या है? 2/2, ठीक है। और 3 यहाँ है 3 यहाँ 3 यहाँ, लोएस्ट पावर क्या है? 3/2। 5 5 5 5 यहाँ नहीं है तो नहीं लिखा जाएगा। 7 7 7 हर जगह है, तो 7/, लोएस्ट पावर क्या है? 3 है। यही बन जाएगा। किस फॉर्म में दिया है? तो 2 दूनी 4 है ना, और 7/3 तो वैसे ही दे दिया है, ठीक है। और 3 3 9 चौक 36 सारा लिखा है। 2 क्यूब 3 स्क्वायर 7 क्यूब, 2 2 3 4 5 5 4, 5/4 7/3 2
3 5 7, हाँ ठीक है। तो HCF निकालेंगे तो यही बनेगा 4 और तो 0 तो नहीं आएगा, 3 त्रिका ये 9 हो जाएगा और 7 का क्यूब है ऐसे ही, तो इसको नहीं चेंज करेंगे, 9 चौक 36 रहेगा। बेटा ऑप्शन में कहीं पे प्रॉब्लम है, मैं एक बार यहीं से देख लेता हूँ कि 2 यहाँ है, 2 यहाँ है, 2 यहाँ है, तो 2 की लोएस्ट पावर लिखने में गलती हो गई हो, 3 यहाँ 3 यहाँ, 3 की लोएस्ट पावर और 5 यहाँ, यहाँ नहीं है, नहीं लिखा जाएगा, 7 यहाँ है तो 7 की घात 3, तो 3 त्रिका 9 और 2 दूना 4, 9 चौक 36 गुणे 7 की घात 3 और 36 गुणे 7 की घात 3 30 गुणे 7 की घात 5, 30 कैसे आ जाएगा। अच्छा आंसर चेक कर लूँ, यहाँ भी सही लिखा है, ये लिखा है, ये लिखा है, ये लिखा है। बेटा फिलहाल इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ऑप्शन पे मत जाओ, अभी यहाँ पे कुछ है नहीं इसमें, तो आप कहेंगे कि 36 गुणे 7 की घात 3 इसका आंसर आएगा, बाकी जो भी है ठीक है ना। यहाँ से ऑप्शन मैच नहीं कर रहा है, तो ऑप्शन में कहीं कुछ मिसिंग हो गया है, ठीक है ना। तो बस इतना याद रखो कि ये एक नंबर है, XYZ नंबर, उनके अभाज्य गुणनखंड है और उन अभाज्य गुणनखंडों में से जो भी कॉमन होता है HCF निकालते समय उनकी लोएस्ट पावर ली जाती है। 2 कॉमन था, ठीक, उसके बाद 3 कॉमन है, उसके बाद 7 कॉमन है, 5 नहीं था इसलिए 5 लिखा नहीं गया है, 5 पहले वाले में है ही नहीं तो इसलिए 0 नहीं आएगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं आपसे हम अगली क्लास में, आज के लिए इतना ही।